नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। किसान कल्याण वर्ष की सफलता, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कार्यकुशलता। मध्य प्रदेश किसान कल्याण वर्ष के रूप में सफलता की नई इबारत लिख रहा है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार किसान कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि गरीब, युवा, महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता का ही परिणाम है कि आज कृषि के क्षेत्र में प्रदेश नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष को सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाओं और फैसलों की तेजी से उनको लागू किया है, जिसका असर खेती, सिंचाई, उपार्जन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और अब गेहूं उपार्जन में एमपी नंबर 1 है। प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में देश भर में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर संतोष और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में किसानों ने 104 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है और गेहूं उपार्जन के मामले में देश में प्रदेश प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों से प्राथमिकता के साथ गेहूं की खरीदी का निर्णय लिया गया, जिससे लाखों अन्नदाताओं को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार किसान हित, कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर के काम कर रही है। सरकार इस सफलता को समृद्ध किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश के विजन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी ने किसानों को आर्थिक मजबूती दी है। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों को समय पर भुगतान, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल संरक्षण और कृषि आधारित अधोसंरचना पर विशेष फोकस किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसान हितैषी फैसलों को लेकर सक्रिय नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद, कृषि योजनाओं की मॉनिटरिंग, कृषि उपज मंडियों का औचक निरीक्षण और प्रशासनिक स्तर पर तेजी को उनकी कार्यकुशलता से जोड़ करके देखा जा रहा है। सरकार ने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से तकनीक, भंडारण और बाजार व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण और कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से किसानों के उत्थान में काम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि उनकी जो आमदनी है वो बढ़ सके और ऐसी फसलों के प्रति किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे जिनके फसल बाजार में ज्यादा है, जिनके दाम उन्हें ज्यादा मिल सके। तो कुल मिलाकर इस वर्ष किसानों का उत्थान कैसे किया जा सके और ये उत्थान ना सिर्फ इस वर्ष बल्कि लगातार सभी वर्षों में जारी रहे, इस पर लगातार सरकार का फोकस बना हुआ है। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश राजेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और
कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर पीके विश्वास जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं चैतन्य जी से करूंगा। चैतन्य जी, मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। एक नई उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार के नाम हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश अब नंबर 1 पर आ गया है गेहूं खरीदी के मामले में। और न जाने कितनी सौगातें मध्य प्रदेश के किसानों को लगातार मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से दी जा रही है। क्या कहेंगे? चैतन्य जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। चैतन्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। चलिए चैतन्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजेंद्र सिंह जी, देखिए आपकी सरकार की देखिए, ये बड़ी एक उपलब्धि है और किसानों के लिए तमाम सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही है। पहले बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और ना सिर्फ एक लक्ष्य, बल्कि जिस जिस लक्ष्य को सरकार निर्धारित कर रही है, बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर रही है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वास्तव में किसानों की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की, हमारी केंद्र की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हर किसान के लिए तत्पर हैं। और लगातार हम कहते आ रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो। और जिस प्रकार से हमारा सिद्धांत है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की हम चिंता करना, अंत्योदय हमारा सिद्धांत है, तो हमारी सरकार ने जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी फसलों का स्लॉट पहले बुक किया। और साथ में जहां पानी की बात हो तो सिंचाई का रकबा भी आज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस आधार पर हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे संगठन के लोग, जैसे मैं किसान मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं, तो इसी प्रकार किसान मोर्चा भी लगातार किसानों के बीच में, चाहे वो उसके गेहूं की तुलाई का मामला हो या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था हो या किसान हितैषी कोई योजना हो, लगातार इन सारे कार्यों में हम एक सूत्र में बंधकर एक साथ चरेवेती के उद्देश्य से लगातार अन्नदाता किसान के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने कहा सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक लक्ष्य भी लिया है कि जो 55 लाख हेक्टेयर का जो है उसको बढ़ा करके सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन तक सिंचाई की व्यवस्था पहुंच सके, क्योंकि कई सारे मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कमी पाई जाती है। तो वे इस इंतजार में बैठे कि कब तक। देखिए साहब, लगभग कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर हमारी सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं नहीं पहुंचाई। मैं तो समाज के हर वर्ग से जुड़ा हूं, चाहे वो मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा की बात हो तो मां नर्मदा के चारों किनारे पे, और मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में मैं घुमा हूं। लगातार 25 से 30 साल से समाज जीवन का मैं काम कर रहा हूं। तो समाज के वो जो दुर्गम क्षेत्र है उन स्थानों पर भी हमारी सरकार के द्वारा, एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि राजगढ़ जिला, जहां पर मिस्टर मंटा ढार हुआ करते थे, वहां का एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां कभी भी ऐसी हरियाली नहीं है। आप जाकर देख लेंगे कि राजगढ़ जैसा पहाड़ी क्षेत्र जहां पर आज पूरी हरियाली लहरा रही है, इसका मात्र यही है कि सरकार के द्वारा हर उस स्थान पर हम पहुंच रहे हैं। और जहां थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई हो तो उसके लिए हमारी सरकार योजना बना चुकी है और उस पर काम चल रहा है। चाहे नदियों का जोड़ने का हो, यानी पार्वती का लिंक है, सिप्रा का लिंक हो रहा है नेवज से, और केन बेतवा, यानी कि जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां नदी जोड़ो अभियान हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आने वाले समय में कोई किसान ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको पानी नहीं मिलेगा। ये हमारा संकल्प है और हम तो इसीलिए काम कर रहे हैं। हमारा सरकार, हम सबका उद्देश्य ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। और अन्नदाता किसान सुखी अगर रहेगा तो निश्चित पूरी सृष्टि सुखी रहेगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उससे भी 10 कदम आगे हम तो विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती किसान करे, इसको लेकर के भी हमारी सरकार बोनस दे रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा मां गंगा के किनारे चारों ओर जो है हम प्राकृतिक खेती करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि मां नर्मदा के किनारे के जो क्षेत्र हैं वहां पर प्राकृतिक खेती कर करके लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। तो आज अन्नदाता किसान और प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे कई किसान जिनसे हम मिले हैं कि उनके खेत से ही लोग लेकर के जा रहे हैं जो गेहूं। आज हम एमएसपी की बात कर रहे हैं जो हमारी सरकार, लेकिन आज हमारे ऐसे कई किसान हैं जिनके खेत से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लोग गेहूं ले जा रहे हैं।
तो आज हमारा अन्नदाता किसान अपनी फसल के भाव खुद तय कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आम किसान, अन्नदाता किसान, जहां पहले कांग्रेस के शासन में अन्य दलों के सरकार में कहा जाता था कि जहां किसान आत्महत्या करता था और उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन आज हर किसान उत्साहपूर्वक समाज जीवन में रह रहा है। ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। ठीक है चैतन्य जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहा हूँ। चैतन्य जी, क्या कहेंगे सरकार की इस उपलब्धि को लेकर और प्रदेश के किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं? देखिए, जब गेहूं की खरीदी में विलंब हुआ था, तब काफी सारे आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए थे और उसमें नुकसान भी किसानों का हुआ था, क्योंकि जो मार्च में खरीदी शुरू होनी थी वो अप्रैल में खरीदी शुरू हुई। तो उसमें बहुत से जो किसान थे उन्होंने अपनी जो फसल है वो व्यापारियों को बेच दी थी, जिससे उनको मनमाने दाम भी नहीं मिले और जो उनको एक वो मिलना था, बोनस मिलना था, वो भी नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सी चीजें सामने आई थी कि भाई कहीं बारदाना नहीं है, कहीं तुलाई ठीक नहीं हो रही। इस तमाम तरह के जो आक्षेप लगाए गए थे, उसके बावजूद यदि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे देश में, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं और उन्होंने जिस तरह से औचक निरीक्षण किया, अपने अफसरों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो किसानों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से देखें और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको वो तरीके से ठीक करें। तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी एक कार्यकुशलता का एक उदाहरण कहा जाएगा, क्योंकि जब आक्षेप तमाम तरह के लग रहे थे और उस समय ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि किसानों की खरीदी ना हो पाए, किसानों को बराबर पैसा न मिल पाए, लेकिन इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ के अगर पिछले वर्ष की तुलना में 100 लाख हेक्टेयर जो आपका क्विंटल लिया था, तो 104 लाख करोड़ हो गया है। हाँ, मैट्रिक टन हो गया, तो निश्चित तौर पे पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा खरीदी हुई। उसमें एक बड़ा फायदा ये भी हुआ कि छोटे किसानों को, जिनको कई बार इस बात का अवसर नहीं मिल पाता कि वो अपनी फसल सरकार को बेच सके, उनका फसल निश्चित तौर पे बिचौलियों के माध्यम से व्यापारी खरीद लेते हैं, उनको भी उतना फायदा मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की एक सफलता कही जा सकती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, किसान अन्नदाता है। किसान अगर जिस दिन किसानी छोड़ देगा, उस दिन देश में खाने पीने की स्थिति क्या होगी, अनाज की स्थिति क्या होगी, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। और किसान वैसे भी बहुत संवेदनशील मसला कहा जाता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। अभी आप देखिए कि बहुत से जो कांग्रेस ने एक आंदोलन भी किया था किसानों को लेके, काफी लोगों को लेके उन्होंने बंद भी किया था, आपका एनएच को भी घेरा था। लेकिन उसके बावजूद इस तमाम तरह की चीजों के बाद अगर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये बहुत बड़ी सफलता है और इस बात का निश्चित तौर पर प्रशंसा की जानी चाहिए, चाहे आप विरोधी पक्ष में हो चाहे किसी में भी हो। क्योंकि किसान एक ऐसा मुद्दा है कि जो किसानी रात दिन अपनी मेहनत से करता है, आधी रात को उठ के पानी डालता है, मेहनत करता है। आप देखिए, किसानी अब वो उतनी आसान चीज नहीं रही। ठीक है, बहुत से नए उपकरण आ गए, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि किसान रात में खेतों में पानी लगाता है, इस बात का दर्द मुख्यमंत्री ने समझा है और उन्होंने अब दिन में ही किसानों को बिजली देने की व्यवस्था की है। ये निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता था कि रात में बिजली आती थी और तब किसान को उठ के उसमें पानी डालना पड़ता था। अगर 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी किसानों के लिए, तो उनको इस तरह की परेशानी नहीं होगी। तो किसानों के प्रति जो एक संवेदनशीलता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनाई है, मुझे लगता है कि वो बधाई के पात्र है। और अगर इसी तरह से आगे किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते रहे, उनको बोनस की व्यवस्था हो जाए, उनका तत्काल पेमेंट हो जाए, जैसे 72 घंटे के भीतर पेमेंट होना चाहिए, वो अगर पेमेंट अगर टाइम पे हो जाता है तो निश्चित तौर पे उनको फायदा मिलेगा। जो तौलने वाली जो एक व्यवस्था थी कि भाई उनका कहना था कि आप इससे तौलिए, धर्म कांटे से तौलिए, लेकिन अलग अलग तरीके से तौला गया। तो बहुत सी समस्याएं अभी भी हो सकती हैं जिनका निराकरण बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगले वर्ष भी इसी तरह की परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि अभी पूरा किसान जो है पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर करता है। बड़े किसानों की बात छोड़ दीजिए, छोटे किसान प्रकृति पे निर्भर करते हैं। बारिश है, सूखा है, ये तमाम ओले गिर जाते हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में किसानों को पूरा लाभ मिल सके, उनकी जो मेहनत है उसका पूरा पैसा मिल सके, ये बहुत बड़ी चीज है। और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम स्थान, वैसे भी कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को कई बार मिल चुका है, 2-3 बार मिल चुका है। तो ये एक मोहन यादव की बहुत बड़ी सफलता है, इसको कहने में कहीं कोई गुरेज की बात नहीं। ठीक है। प्रोफेसर पीके विश्वास जी, मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
क्योंकि जैविक खेती के बाजारों में दाम भी अच्छे मिल जाएंगे तो किसानों का उससे हित भी होगा और उनकी जो आजीविका है वो बहुत अच्छे ढंग से चल पाएगी। लेकिन क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है जैविक खेती की ओर वापस लौटना किसानों के लिए? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। चेतन जी, चुनौती नहीं है। चलिए ठीक है। प्रकार राजन जी, से प्राकृतिक खेती को लेकर के मध्य प्रदेश में हम बताना चाहेंगे कि हम किसान मोर्चा ने 75 लाख किसानों, जो 75 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इसकी लिस्टेड सूची हमने हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को दिया था। अभी वर्तमान में वो बढ़कर किसान मोर्चा के माध्यम से हमने 1.5 लाख एक हेक्टेयर मतलब एकड़ और 1.5 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जो आज प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती का बड़ा हब बनने जा रहा है। नहीं, लेकिन तो राजेंद्र जी हमारे देखिए, जिले में जब प्राकृतिक खेती की बात आती है, जैविक खेती की हम बात करते हैं, तो इसकी लागत थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है और ऐसे में किसान को ऐसा लगता है कुछ कि भी जो नहीं है, जो ऐसा खेती कुछ वो अभी भी नहीं। वर्तमान में कर रहा है वो उसको बड़ी सरल पड़ती है। सीधा दुकानों से पेस्टिसाइड खरीदी, खाद खरीदा और छिड़काव कर दिया। ऐसा नहीं है भाई साहब। क्या है कि एक गाय भी अगर अपने यहाँ पर, तो एक गाय के माध्यम से 30 एकड़ की खेती अपन कर सकते हैं और एक गाय जो है हर वर्ष के 1 लाख से अधिक उस किसान को मुनाफा देती है। ऐसे कई किसान हमारे पास हैं। तो प्राकृतिक खेती से नुकसान कुछ भी नहीं है, वो एक भ्रम फैला रखा है। ये हो सकता है कि बरसों से एक वो उसमें यूरिया वगैरह डालने के कारण हमारी खेती वैसी हो गई है, उसमें थोड़ा 1-2 साल का समय लग सकता है, उसमें भी एक बड़ा अंतर नहीं आएगा। हो सकता है जहाँ पर 5 क्विंटल निकल रही हो वहां पर 4 क्विंटल निकले, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ठीक है, इसको विस्तार से समझ लेते हैं। कृषि विशेषज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से समझ लेते हैं प्रोफेसर। ठीक है राजेंद्र जी, विस्तार से समझ लेते हैं। प्रोफेसर पीके विश्वास जी, क्या लगता है जब किसान जैविक खेती की ओर लौटेंगे तो उनकी उपज पर किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी? क्या लगता है आपको? और ये कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो जब भी उनसे प्राकृतिक खेती को लेकर बात कही जाती है तो लागत को लेकर भी थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। हाँ, नहीं, यदि हम जिस तरह का से भी हम लोग यदि कृषक को हम हेल्प कर सकते वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उनके साथ कई सारे रिस्क, फॉर एग्जांपल आपका वेदर है, आपका अनसर्टेनिटी इन द प्राइस है, अवेलेबिलिटी है, पेस्ट है, डिजीज है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब उनका जो भी प्रोडक्शन होता है, उनका प्रोडक्शन रिस्क जी, तो उस स्थिति में यदि उन लोगों ने अच्छा डेवलप किया है तो उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम देके प्रोक्योरमेंट में हेल्प करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बायबैक सिस्टम होता है, बायबैक तो नहीं है लेकिन उनको प्रोत्साहन देने के लिए यदि हम उनसे प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, और क्योंकि देखिए किसान के पास कोई स्टोरेज करने के लिए भी वो साधन नहीं होता है, तो संसाधन नहीं होता है, तो उनके लिए यदि जितने जल्दी ये डिस्पोज हो जाए और अच्छा प्राइस मिल जाए तो उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है ना? तो उस हिसाब से ये जो पदक्षेप है वो अच्छा है, क्योंकि अभी भी किसान हमारे कंट्री में 50% से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। एंड देखिए इतने अनिश्चितता के भीतर भी हम लोग 357.5 मिलियन फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंसी के लिए काफी है। तो जब इतना काम कर रहे हैं हमारे फार्मर्स लोग, तो उनको करना, लेकिन समस्या है इस समय इश्यूज है उनका, है ना? तो ये सब चीजें देखिए, उनको फर्टिलाइजर ठीक समय से मिलना चाहिए और कुछ होना चाहिए। तो ये सब स्थिति में यदि हम उनका उत्साह बढ़ाने के लिए या उनको जो मिलना चाहिए वो यदि हम उनको दे सकते सही समय में। नहीं, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में भी काम कर रही है, किसानों को प्रशिक्षण उनका कराया जा रहा है, साथ ही उन्हें उन्नत बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, चैतन्य जी क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो पारंपरिक खेती है उससे अलग हटके भी कई तरह की खेती है, और बहुत से ऐसे समाचार भी आते हैं किसी व्यक्ति ने अलग से तरह से खेती की, उसमें लाखों रुपए की उसको इनकम हुई। तो लेकिन चूंकि किसान, एक छोटा किसान जो है वो परंपरागत खेती इसलिए करता है कि उसको मालूम रहता है कि भाई इससे हमें 4 पैसे मिलेंगे। जहां तक जैविक खाद की बात है, निश्चित तौर पर चूंकि अभी मिडिल ईस्ट में जिस तरह का लफड़ा चल रहा है
उसमें आपको फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम जाएगी, फर्टिलाइजर में दिक्कत जाएगी। तो इसलिए अगर जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए, देखिए अभी भी जो पेस्टिसाइड्स लगाए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं फसल को तो ठीक है, इंसान के शरीर को भी खराब करती है पेस्टिसाइड, क्योंकि तमाम तरह की यूरिया है, खाद है, और जो स्प्रे होता है मूंग में तो बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 बार स्प्रे करना पड़ता है। तो उसके कारण हो सकता है कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसका कहीं ना कहीं इसका कारण ये हो सकता है। अगर जैविक खेती शुरू की जाए तो ठीक है, ये बात सही है कि जिस तरह की धरती अब बन गई है उसको जैविक खेती में परिवर्तित करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर इस तरह से अगर होने लगे, क्योंकि आपके यहाँ गाय, बैल, भैंस, तमाम तरह के जो जानवर है जो खाद बनाने के काम आता है, जिनका मल खाद बनाने के काम आता है, अभी जैसे अभी आपके भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि एक गाय कितने बड़े एकड़ की फसल को मदद कर सकती है। तो जैविक खाद को निश्चित तौर पर प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके पेस्टिसाइड है ये कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। चैतन्य जी, उसका मुख्यमंत्री उसके ने भी मध्य शरीर को प्रदेश को नुकसान करते हैं। दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य लिया है। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश को मिल्क स्टेट बनाएंगे। तो अगर जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो आपको पशुओं की जरूरत तो होगी ही, क्योंकि उनके गोबर से ही आप खाद बनाएंगे। तो क्या अगर ये जैविक खेती की ओर किसान बढ़ते हैं तो जो दूध का सपना देखा है वो स्वतः ही पूरा होने लगेगा? नहीं, देखिए ये निश्चित तौर पे होगा, वो तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी जैविक खाद भी बनेगी, और अगर दूध को लेके प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, दूध का हब बनना चाहता है, मध्य प्रदेश बनना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। लेकिन एक चीज जरूर देखना होगा आपको कि जिन गायों को, जो गायें दूध देना बंद कर देती हैं, उनको जिस तरह से सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, हाईवे पे छोड़ दिया जाता है, उनका एक्सीडेंट होता है। अभी मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का प्रयास करना होगा कि इस पे सड़कों पे गाय या जो जानवर है वो ना बैठे, क्योंकि जब जो भी व्यक्ति गाय पालता है, जब उसको लगता है कि नहीं अब इसमें दूध देना इसने बंद कर दिया, तो वो खुले में छोड़ देता है। लेकिन ये नहीं समझता वो कि उसके गोबर से निश्चित तौर पे हमको जैविक जो खाद है उसका फायदा मिलने वाला है। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जो हाईवे पे जो जानवर बैठते हैं उनको कैसे रोका जाए। ये बात सही है कि बहुत सी गौशाला छोटी छोटी जगहों पे बनाई जा रही है ताकि जहाँ जो आवारा जानवर है वो वहां ना बैठ पाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको बहुत गंभीर प्रयास करना होगा, तब जाके आप आपके जैविक खेती के मामले में भी आगे बढ़ पाएंगे और दूध का हब भी आप बना पाएंगे मध्य प्रदेश को। और इसमें लोगों का जागरूक होना भी बड़ा आवश्यक है। एक मिनट हम ये कहेंगे कि भट्ट साहब ने जो कहा है कि रोड पे जो पशु हैं वो वास्तव में गौ माता के लिए हमारी सरकार ने लगभग अभ्यारण्य बना रहे हैं। अभी रीवा में 51,000 गो वंश एक साथ रह सकते ऐसी व्यवस्था बनी है, और लगभग सालरिया एक सागर जिले में जहाँ 5,000 से अधिक गौ माता वहाँ पर हैं, और लगभग हर विधानसभा में 100 एकड़ के बड़े बड़े अभ्यारण्य हैं। तो आने वाले समय में उन अभ्यारण्यों के माध्यम से उनको दूध में भी कन्वर्ट किया जाएगा, साथ में वो प्राकृतिक खेती को लेकर के भी। तो ये आपका जो कहना है सही है, पहले ये परिस्थितियां थी कि रोड पर हमारी गौ माता दिखती थी, लेकिन आज ये स्थिति लगातार हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में 3,000 से अधिक गौशालाएं हैं, और लगभग हर विधानसभा में 100 से अधिक ऐसे अभ्यारण्य अभी बन चुके हैं जहां पर अधिकतम कैपेसिटी गौ माता, यानी मैंने कहा कि अधिकतम 51,000 से 1,00,000 गोवंश एक साथ रह सकते हैं, ऐसे अभ्यारण्य बन चुके हैं। तो लगातार मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ही समय में हम ये जो आप बता रहे हैं रोड पे जो गोवंश घूम रहा है, यथाशीघ्र ये परिस्थितियां बदलने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन जी आपका बहुत शुक्रिया, चैतन्य भट्ट जी आपका बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर वीके विश्वास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। किसान बड़ी मेहनत करता है, हमने ये चर्चा की, एसी में बैठ करके हमने चर्चा की, लेकिन जो किसान होता है वो चाहे धूप हो, चाहे 45 डिग्री, चाहे 48 डिग्री का तापमान हो, वो अपने खेतों में रहता है, अपनी फसल में पानी लगाता है। अगर ठिठुरन भरी रातें भी है, चाहे वहां पर 2 डिग्री या 3 डिग्री का टेम्परेचर भी हो, तब भी किसान अपने खेतों में बैठ करके फसल को पानी देता है, उसकी रखवाली करता है, ताकि उसके जो परिवार का भरण पोषण है वो हो सके, और फिर उन्हीं फसलों से हमारे घरों की थालियों तक भोजन पहुंचता है। उसके दर्द को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समझा है, इसीलिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। साथ ही किसानों को सोलर पंप के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और 90% सब्सिडी पर उन्हें सोलर पंप भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 5 रुपए में उन्हें स्थायी बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। तमाम सारी परेशानियां उनकी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2026 वर्ष को
कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा की है और लगातार किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।